आप देख रहे हैं पब्लिक है सब जानती है भारत 24 पर सबसे बड़ा डिबेट शो। मैं हूं सचिन, लेकिन आज मन भारी है क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से नदी में से लाशें निकली, कल जो मोरबी जिले में केबल ब्रिज टूटा, उसके बाद लगातार शोक की लहर है। इसलिए आज हम कोशिश करेंगे उन परिवारों के साथ खड़े होने की, उस वजह तक पहुंचने की आखिरकार कि ये हादसे होते कौन हैं, होते क्यों हैं और इन हादसों का गुनहगार कौन है। मोरबी जिले के मच्छू नदी पर केबल ब्रिज टूटा। पुल एडवेंचर के लिए बना था, वो लोगों की हंसती खेलती जिंदगी पर भारी पड़ गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस ब्रिज हादसे में अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसमें 45 मासूम बच्चे थे। अब मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। मौके पर सभी अधिकारी भी पहुंचे, तमाम मंत्री भी पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन है। वो कंपनी जो बल्ब कैलकुलेटर बनाती थी, जिसे ठेका दे दिया गया रखरखाव का, और उसने 5 दिन पहले ही, जब उसको सेफ्टी क्लियरेंस मिला भी नहीं था, 5 दिन पहले ही क्या मुनाफे के लिए इस पुल को खोल दिया। नगर निगम जिसने सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, फिर भी पुल चालू कर दिया गया और ये चलता रहा। या वो ठेकेदार जिसने क्षमता से ज्यादा लोगों को लालच के चक्कर में टिकट बेच दिए। कहा गया कि 100 की क्षमता थी, लेकिन 500 तक उसने टिकट बेच दिए। वहीं मोट में भी वोट देखने वाली सियासत और राजनीति भी पीछे नहीं। इसका शोर भी आज दिन में सुनने को मिला, लेकिन असली सवाल यही है कि इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा। आज की बहस इसी से जुड़ी। वहीं आज की बहस इन्हीं सवालों के साथ कि 134 लोगों की मौत का मुजरिम कौन, बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के किसने इजाजत दे दी। वहीं तीसरा, घड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका क्यों दे दिया गया। वहीं कंपनी अधिकारियों की सांठगांठ क्या इन मौतों की वजह बनी, और मौत पर सियासी रोटी कौन सेक रहा है। हमारे साथ जो मेहमान हैं हम आपको वो भी बता दें। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनुमा आचार्य हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। हमारे साथ नितिन अग्रवाल हैं जो कि इस वक्त आर्किटेक्ट हैं। उनसे हम जानेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कि एक पुल बनता है और वो पुल आखिरकार मौत के पुल में तब्दील हो जाता है। ऐसी लिस्ट अगर आप पीछे जाएंगे 20 साल में भरी पड़ी है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें इस तरीके का हादसा नहीं हुआ होता। कहीं रखरखाव के कारण, कहीं गलत कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता इस कारण से, और कहीं सेफ्टी क्लियरेंस नहीं होता इस कारण से। साथ ही साथ हमारे साथ जयेश ठाकुर भी होंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो गुजरात से भी जुड़ेंगे। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी। अच्छा, सबसे पहले जो मैं एक इस वक्त की बड़ी खबर आई उसका रुख करता हूं। गुजरात के मोरबी हादसे पर अलग अलग देशों ने भी दुख जताया है। अलग अलग देशों ने दुख जताया है। देखिए कितना बड़ा ये हादसा है। सुबह से हम इस हादसे को लेकर के शब्द हैं, शोक में हैं, दुखी हैं, और सऊदी अरब ने भी अब इस हादसे पर दुख जताया है। रूस के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि इस हादसे पर पत्र लिखा है उन्होंने राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को, और अपनी संवेदना व्यक्त की, अपनी कॉन्डोलेंसेस व्यक्त किए उन परिवारों के प्रति जिन परिवारों कि अपने जो है इस हादसे का शिकार हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी दुख जताया है। तो मोरबी में हुए हादसे के बाद पुल की मरम्मत करा रही और पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी संभाल रही ओरेवा कंपनी की भूमिका सवालों के घेरे में है, जिसके बाद कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को छोड़कर अन्य लोगों के लिए वेबसाइट तो फिलहाल ब्लॉक कर दी है, जिसकी तस्दीक भारत 24 भी कर रहा है। मेरे सहयोगी आदित्य नागर की खास रिपोर्ट देखिए। लालच जीत गया और जिंदगी हार गई मात्र 17 रुपए के लिए। और अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं और ठीकरा की बात आती है तो एक कंपनी ओरेवा, उस पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ठीकरा फोड़ता है। अब सवाल उठता है कि ये कंपनी क्या है, ये कंपनी क्या करती है और इसको कितना जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अब ये ओरेवा कंपनी है जो बहुत चर्चा में है जाहिर तौर पे इस हादसे के बाद, लेकिन इससे पहले ये बल्ब बनाया करती थी, ये ई बाइक्स बनाया करती थी, और साथ में ये और ऐसी चीज़ें बनाती थी, लेकिन कभी भी पुल मेकिंग में या ब्रिज कंस्ट्रक्शन में कभी भी नहीं थी। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये ब्रिज जो ओरेवा ग्रुप है, ये मेंटेनेंस के लिए 15 सालों के लिए दिया गया था, और इसी साल मार्च में इसको दिया गया, और पूरा 1 साल का इसको मेंटेनेंस के लिए दिया गया। लेकिन इस कंपनी ने 26 अक्टूबर को ही इसे खोल दिया गया।
अब सवाल फिर एक बार वही उठता है कि जब इस ब्रिज को रेनोवेट किया गया और इसको 1 साल का काम दिया गया था, तो मात्र 7 महीने में क्यों इस कंपनी ने ये ब्रिज खोल दिया गया? इसको एनओसी के पहले ही, एनओसी नहीं मिली थी उससे पहले ही इसको खोल दिया गया। तो जब अधिकारियों से सवाल पूछते हैं, जब वहाँ के लोकल प्रशासन से सवाल उठता है, तो फिर जवाब नहीं मिलता। अब हम इसकी कंपनी की ऑफिशियल साइट पर जाते हैं और ये ऑफिशियल साइट कहती है कि बैंडविड्थ लिमिट एक्सीडेड और साथ में ये भी कहा जाता है कि टेम्पररली आउट ऑफ सर्विस है, अभी रिक्वेस्ट नहीं ली जा सकती। और ये सर्वर जो है ये कल रात के बाद से हुआ और ज़्यादा कहा जा रहा है कि इससे संबंधित जितनी भी वेबसाइट्स थी उस पर अब एक्सेस नहीं हो पा रहा, जब से ये कंपनी पर आरोप लगाया गया है। अब सवाल बहुत हैं कि जब ये कंपनी पुल बनाने में एक्सपर्ट नहीं थी तो इसको ये टेंडर किसने दिया? सवाल बहुत हैं कि ये जब जल्दी इससे 26 अक्टूबर को खोला और 5 दिन हो चुके थे इस हादसे से, तो फिर लोकल प्रशासन ने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? राकेश त्रिपाठी मौजूद हैं, अनुमाचार्य मौजूद हैं, तमाम मेहमान हमने आपको बताए। राकेश त्रिपाठी, सवाल बहुत हैं, जैसे कि अदिति भी कह रही थी, सवाल बहुत हैं इस कंपनी पर भी, सवाल बहुत हैं नगर पालिका पर भी, सवाल बहुत हैं उस ठेकेदार पर भी, बहुत से सवाल हैं। लेकिन असल में तो लालच जीत गया, जिंदगी हार गई। 17 रुपए कीमत एक जिंदगी की। लेकिन वास्तविकता में घटना जिस तरह की हुई है उसमें कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितना विषाद है, कितना शोक है, कितना क्रोध है। निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ न कुछ वहां इस तरह के कारण उत्पन्न हुए हैं जिसके कारण इस तरह की घटना घटी, और इसके लिए मानव निश्चित तौर पर जिम्मेदार है। ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं और जिनकी भी जिम्मेदारी है उनकी जिम्मेदारी जरूर फिक्स कराई जाएगी। अभी अवसर इस समय आवश्यक था कि पहले वहां युद्ध स्तर पर लोगों की जान बचाई जा सके, इसलिए नौसेना वहां, वायुसेना, सेना के जवान वहां पर तुरंत इमीडिएट लगाए गए, एनडीआरएफ के लोग वहां लगाए गए हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और लगभग बहुत सारे लोगों को अस्पतालों में हॉस्पिटलाइज भी कराया गया है। एक डेडिकेटेड 30 डॉक्टर्स की वहां स्पेशल टीम राजकोट के सिविल अस्पताल में लगाई गई है ताकि जो लोग इंजर्ड स्थिति में वहां पहुंचे हैं उनको बचाया जा सके, और जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है उनकी डेड बॉडीज खोज करके निकाल करके उनके परिजनों को सौंपी जा सके। दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है। जितने सवाल आपने उठाए हैं, इन सवालों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन सवालों के जवाब जनता को मिलने ही चाहिए, और इसके लिए एक 5 सदस्यीय एसआईटी की टीम गठित की है गुजरात सरकार ने, और इसके फाइंडिंग्स, इसके रिजल्ट जल्दी से जल्द निकल करके आए। जिनकी जवाबदेही है उनकी जवाबदेही सुनिश्चित कराने के लिए एक एफआईआर भी इसमें इंडियन पेनल कोड की धाराएं 304, 308, 114 के तहत दर्ज की गई है। इसमें गैर इरादतन हत्या का मुकदमा है। इसमें 9 लोगों को अब तक हिरासत में भी लिया गया है। ये सारी बातें मैं जब कह रहा हूं तो ये सरकार के द्वारा की गई जो अब कार्रवाई की जानी चाहिए वो सरकार कर रही है, लेकिन इससे पहले जो चूक हुई है उन चूक से भी हम अपनी जिम्मेदारी हटा नहीं रहे। जिन लोग भी चूक के लिए जिम्मेदार रहे हैं, जिन लोगों ने लापरवाहियां बरती हैं, चाहे वो टेंडर देने की प्रक्रिया में हो, चाहे वो पुल पहले शुरू कर दिए जाने को लेकर के हो, उन सबकी जवाबदेही जिम्मेदारी तय करते हुए उन सब पर आपको कठोर कार्रवाई होते हुए आपको अगले कुछ घंटों में दिखाई पड़े। अनुमा जी, आज तो आप भी साथ होंगी, कम से कम आज के दिन मैं तो चाहूँगा इस मन से मैं ना वो सियासत करूँ ना सियासत की कोई बात करूँ। और यही राहुल गांधी ने भी कहा, राहुल गांधी से भी जब सवाल किया गया, राहुल गांधी ने भी यही कहा कि आज का दिन नहीं है, आज के दिन मैं इस मुद्दे पर सियासत नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग मैम कोई सुलझे वाला ट्वीट कर रहे थे, दिग्विजय सिंह भी सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, और पवन खेड़ा को हैट को लेकर के कुछ और बात कर रहे हैं। मैम आज के दिन तो कम से कम रहने देते, अभी तो डेड बॉडीज भी नहीं घर पहुंची होंगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिबेट आप सरकार की गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं या सच में इस पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपने गार्ड के साथ शुरुआत की। गार्ड लेके शुरुआत मत करिए। सबसे पहले दुर्भाग्यपूर्ण इतवार था, असमय काल के गाल में पहुंचे सभी लोगों को हमारी श्रद्धांजलि और उनके परिवारों के लिए साहस और संबल की हम कामना करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। जिम्मेदारी तो बनानी पड़ेगी ना। एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है, छठे दिन टूट जाता है। नेशनल हाईवे 45 मध्य प्रदेश में टूट जाता है। नर्मदा नदी के ऊपर का पुल का उद्घाटन होता है, टूट जाता है। उसके पहले सुक्तावा नदी के ऊपर का पुल टूट जाता है। यानी कि क्या आपका मतलब है कि आप जो दायित्व लेने की बात है वो भी आप खत्म कर देंगे? सवाल आप पूछते हैं कि क्या उस कंपनी को किसी तरह का सड़क के मेंटेनेंस का या पुल के
के मेंटेनेंस का कोई अनुभव था? आप मुझे बताइए, जब राफेल खरीदे गए थे तो क्या अनिल अंबानी की कंपनी को किसी तरह के एयरक्राफ्ट एविएशन में काम करने का कोई एक्सपीरियंस था? तो ये सवाल आपसे भी है, मीडिया से सवाल है ये, और ये सवाल मीडिया से इसलिए भी है कि लोगों की जान, क्या सरकार का ये काम है सिर्फ कि जब भी कुछ हो तो एफआईआर करके एक सारा ठीकरा निजी कंपनी पे डाल दे, और कहीं होता तो हम सरकार के ऊपर नहीं करते? आप बताइए, क्या इस देश की ये परंपरा है? जहां लाल बहादुर शास्त्री जी एक रेल दुर्घटना में जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ सकते हैं, वहां ये सरकार निजीकरण इस कदर कर रही है कि हर चीज निजी हाथों में डाल देती है, केवल वोट देने के लिए हम उनको वोट दें, लेकिन जवाबदेही हो तो हम निजी से पूछे। अरे कम से कम अंतरात्मा में झांकिए, आप खुद झांकिए और बताइए, क्या मीडिया ये नहीं कर रहा है कि आज इस बात को दबाने के लिए इस तरह का डिबेट वैलिडेट करेंगे? आप मत करिए, क्योंकि इस देश के लोगों को वो बेचारे त्रस्त हो चुके हैं, मैम आपने ना चीजों से त्रस्त हो चुके हैं। मैम आराम से, मैम आराम से, बहुत दुख हो रहा है मैम आराम से, ठीक है, दुख तो हो रहा है ना आपको दुख हो रहा है मेरे सवालों पर। आपको पिछली बार भी एक डिबेट, आपको पिछली बार भी आई थी सर्टिफिकेट देने के लिए, तब भी आपको दुख हुआ था, ठीक है। मुझे आज दुख हो रहा है उन बच्चों पर, उन परिवारों पर, मुझे आज दुख हो रहा है उन लोगों पर, मुझे आज दुख हो रहा है उन लोगों पर, और आपने मेरे सवाल नहीं सुने। मेरा सवाल सबसे बड़ा, ठीक है, मेरी टोन हाई हो सकता है ना हो, नहीं मैं हो सकता है मेरी टोन हाई ना हो, नहीं हो सकता है मेरी टोन हाई ना हो सकता है कि मैं चिल्ला के बात ना कर रहा हूं, हो सकता है कि आज के दिन मेरा वो चिल्लाना, हो सकता है आज के दिन मेरा वो चिल्लाना ना निकल रहा हो मैम, क्योंकि मैंने उन बच्चों की लाशें देखी हैं, क्योंकि मैंने वहां पर उन परिवारों, नदी से निकलते, सुबह से मैं एंकरिंग कर रहा हूं मैम, मैं सुबह से देख रहा हूं एक एक करके, मैं एक एक करके सुबह से देख रहा हूं। अगर आपने देखा हो तो कांग्रेस के लोगों ने ये कहा है, हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां राहत में साथ देंगे। बिल्कुल दे रहे हैं मैम। हमने लगातार, मुख्यमंत्री राजस्थान सबसे पहले जब पहुंचे घायलों का हाल जानने के लिए, सबसे पहले हमने जो है वो तस्वीरें दिखाई, सबसे पहले हमने उनसे पूछा, उन्होंने भी वही कहा कि इस वक्त नहीं है, जिस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे थे। मैं बात सेंसिबल तरीके से बात करने की बात कर रहा हूं मैम, वो भी तो सवाल उठा ही रहे थे ना, ठीक है। आज मेरी टोन मैम, ठीक है, मैं नहीं हो कि और मैं राफेल भी ले आऊं, मैं इसमें बुंदेलखंड भी ले आऊं, मैं इसमें ये भी ले आऊं, मैं नहीं लेके आना चाह रहा हूं। मैं तो गुनहगार ढूंढ ही रहा हूं, और जब तक वो नहीं मिल जाता, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, मैम आप बोलती चली जाएंगी तो हम डिबेट करेंगे कैसे? मैं प्राइवेट कंपनी नहीं होगी उसकी जिम्मेदार सरकार होगी जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये बात समझ लीजिए आप। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ मैम, मैं वही तो सवाल ढूंढ रहा हूँ, उसी सवाल से तो किया। हो सकता है मेरी टोन ज्यादा नहीं थी, लेकिन यही तो सवाल, मैं इसी सवाल से तो सबसे बड़ी बात हो रही राकेश त्रिपाठी, जवाबदेही से तो बचा जा नहीं सकता ना, जवाबदेही तो जाहिर सी बात है। अब सरकार है, नगर निगम है, नगर पालिका है, अगर नगर पालिका ये कह देती है कि भैया आपने सेफ्टी सर्टिफिकेट ही नहीं जारी किया था, तो सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, फिर भी कोई पुल खुल गया और उसके ऊपर एडवेंचर चल रहा है, तो ये फिर तो जिम्मेदारी उन अधिकारियों को भी बनती है, जिम्मेदारी तो उस तमाम लोगों की भी बनती है, प्रशासन की भी बनती है। किस किस को आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? ये सचिन, मैंने बात को पहले ही कहा, जब आपने पहला सवाल पूछा था तभी मैंने इस बात को कहा था कि हम जवाबदेही से पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित तौर पर उनकी जवाबदेही जरूर तय होगी, जिनके कारण से इन परिवारों में शोक का अवसर उत्पन्न हुआ है। निश्चित तौर पर जवाबदेही तय होगी, आपको अगले घंटों में कार्रवाई होते हुए उन पर दिखाई भी पड़ेगी, लेकिन अभी ये समय था पहले जो जख्मी है उन पर मरहम लगाने का। ये समय है जिनके परिजनों ने अपने आप को खो दिया है, परिजनों को उनके घर सकुशल उनके घर तक शवों को पहुंचाने का। ये समय नहीं है राफेल डील को याद करने का, ये समय नहीं है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के गड्ढे याद करने का। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मसलों को लेकर के भी राजनीति कर दी जा रही है। आप खूब राजनीति करिए अनुमा जी, आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेकर के राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बना लीजिए। आपके लिए यह अवसर होगा कि आप अपना कांग्रेस को के चुनाव में जीतने की हैसियत आपके है, आपको लग रहा है कि कुछ लोग की जान गई है तो कैसे कांग्रेस में जान आ जाए। लेकिन मैं अनुमा जी, मैं बिल्कुल राजनीतिक, मैं आज इस चर्चा को राजनीतिक नहीं ले जाना चाहता था। मैं सचिन जी बहुत गंभीरता से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हम सब परिजन, हम सबके परिजन हैं, हम सबके परिवारों में माँ बाप भाई बहन, परिवार में बच्चे, हम सबके परिवार परिजन हैं और हम सब इसको अपने दर्द से जोड़कर देख रहे हैं। भाजपा के हमारे राजकोट के सांसद के आज 13 परिजन जिनकी वहां मृत्यु हुई है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के परिजनों की मृत्यु हुई है, हम इसलिए इसको अपना दर्द मान रहे हैं। हम इसको ये केवल किसी दूसरे का दर्द है ऐसा नहीं मानते, लेकिन आपको यहाँ लग रहा है कि कैसे सत्ता इसके आधार पर खाली कर दी जाए। कुछ लोगों की जान गई है तो कैसे कांग्रेस में जान फूंक दी जाए।
ये लास्ट अरे पर राजनीति करना बंद जिम्मेदारी करिए। आप लोगों को आप लेना ही जवाब नहीं देही चाहते, सुनिश्चित कराइए। दायित्वों से आप डरने बिल्कुल वाले सवाल लोग उठाइए। हैं, आप हनुमान जी, दायित्वों आप से बिल्कुल घबराने सवाल वाले उठाइए। आप लोग हैं। सरकार को घेरिए, आप आप सरकार पर सवाल सवाल उठाने उठाइए। के योग्य हम हैं। बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं आपके सवाल उठाने से, ना आपके सवालों से हम पीछे हट रहे हैं, नहीं, ना हम आप सवालों से विक्टिम भाग रहे कार्ड नहीं हैं। हम खेलेंगे निश्चित आज। तौर पर इस लोगों बात के के लिए सामने आश्वस्त आप कर रहे विक्टिम हैं कार्ड और नहीं देश को खेलेंगे आश्वस्त क्योंकि कर रहे हैं। हम आपकी कांग्रेस को जिम्मेदारी नहीं, है। हम देश को आपने आश्वस्त बल्ब कर रहे हैं बनाने कि वाली इस कंपनी पूरे को एक घटनाक्रम पुल की में रुख जो रखाव भी का जिम्मेदार है पूरा हक उनकी दिया जवाबदेही, और जिम्मेदारी उसके बाद जरूर तय की अगर ये जाएगी। सरकार और की अभी नहीं कोताही है प्राथमिक तो तौर और पर किसी की सरकार की कोताही नहीं जिम्मेदारी, है। फिर जवाबदेही है। ये तो ये उस जो समय लोग के बागों ने गृह अपना राज्य होम मंत्री लिया है हर्ष ये संघवी जी इसलिए तुरंत दिया वहां है। पहुंचे थे, आप लोगों मुख्यमंत्री की जी वहां पहुंचे हैं, कोताहियां हैं ये प्रधानमंत्री और जी वहां आपकी पहुंच रहे हैं कोताही को कि कोताही राहत की कार्य तरह में किसी छोड़ना प्रकार की होगा। हीला हवाली न हो, ये उस लापरवाही तरह न की हो। बात नहीं है। इसलिए जितने तरह के किसी भी संचालकों की ठीक विपक्ष आवश्यकता के है एक सेकंड नेता एक सेकंड राकेश त्रिपाठी, एक सेकंड दानिश राकेश का त्रिपाठी, एक धन्यवाद सेकंड। किसी भी नेता ने विपक्ष के किसी भी नेता ने मोदी जी जैसा घटिया बात नहीं की है। लोगों ने सिर्फ जवाबदेही की बात की है, ये याद रखिएगा। यदि घटिया बात तो आप डिबेट में भी कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। वो आज घटिया प्रधानमंत्री बात जी कर रही कर है, आप चुके राफेल डील हैं, की वैसा चर्चा कर कोई रही नहीं है। कर ये नहीं, विषय हम आपको राफेल डील का जवाबदेही दिखाई पड़ रहा चाहते है। हैं। आप राफेल हम डील पर सुप्रीम कोर्ट से जवाबदेही किस तरह चाहते से हैं, तमाचे खा लोगों के चुके हैं लिए आपकी पार्टी, जवाबदेही उसके चाहते बावजूद हैं। आप आकर के निजी वापस कंपनियों राफेल के डील को ऊपर डिस्कशन ठीकरा करने के लिए नहीं इस फोड़ प्लेटफॉर्म सकते का आप। उपयोग कर रही है। मत जिम्मेदारी करिए, सरकार मत की करिए है। अनुमा जी। सरकार ये जवाबदेही, समय, इस सरकार समय को जो जवाबदेही पीड़ित है देना उनके आंसू पड़ेगी। पोंछने का है, सरकार उनके आंसू नहीं जवाबदेही पोंछ दे सकते तो क्योंकि कम से ये कम नमक डिबेट मत वैलिडेट रगड़िए। नहीं मैम कर अनुमा जी, सकता। अनुमा जी, जवाबदेही अनुमा जी, सरकार अनुमा जी, की है, अनुमा जी, नहीं कर अनुमा जी, सकता। अनुमा जी, 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 जिस वक्त ये हादसा हुआ, एक सेकंड रुके, जिस वक्त ये हादसा हुआ, ठीक है, मुख्यमंत्री उनकी जिम्मेदारी बनती, इस कारण से उन्होंने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया, फटाफट वहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री गुजरात में मौजूद थे, वो उन्होंने इस पूरे स्थिति का जायजा लिया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नहीं, एक सेकंड, मैं एज ए रिपोर्टर कह रहा हूं, उस वक्त जरूरी क्या था? जानों को बचाना। नहीं, उस वक्त जरूरी क्या था? जानों को बचाना, है ना। आपके साथ मैं एक शो रखूंगा, मैं वायदा करता हूं। इन्होंने एसआईटी गठित की है, इन्होंने एसआईटी गठित की है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं, जैसे आज राहुल गांधी ने कहा कि आज राजनीति नहीं करते हैं, आज सिर्फ परिवारों के प्रति संवेदना। बिल्कुल नहीं है, लेकिन जवाबदेही तो मांगेंगे तो ना। मैम जब मुख्यमंत्री खुद पहुंच के कह रहे हैं कि ये मानव निर्मित हादसा था, ये टाला जा सकता था, तो मैं ये कह रहा हूं कि आज के दिन कम से कम उन परिवारों के साथ रह करके हम उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं ना कि आखिरकार इसके पीछे सियासत जिम्मेदार है या वो कंपनी जिम्मेदार है या किसने ठेका दिया वो जिम्मेदार है। कंपनी नहीं जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, जिसने एक ऐसी कंपनी जिसको अनुभव नहीं था उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। सरकार जिम्मेदार है और इससे बचिए मत। ये आप मेरे साथ मिलके कहिए, तब तो मैं मानूंगी कि हम वही बात कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जयेश ठकराल, इसको लेकर के फिलहाल चल क्या रहा है? क्योंकि इस वक्त पूरा गुजरात नहीं, मैं तो पूरा विश्व ही कहूँगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने भी यहाँ पर अपना शोक व्यक्त किया। उसके बाद हमने देखा कि नेपाल से लेकर के तमाम और जो राष्ट्र है, सऊदी अरब तक से भी जो है उसको लेकर के संवेदना व्यक्त की गई। लेकिन इस हादसे को लेकर के रोष है, गुस्सा है, क्या कुछ कहा जा रहा है? कौन इतने इन मासूमों का गुनहगार कौन? संवेदना करके हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो अभी 24 घंटे हो गए हैं इस दुर्घटना को, जिन्हें दुर्घटना भी नहीं कह सकते। ये एक तरह से देखा जाए तो ये लापरवाही है, बहुत बड़ा एक सामूहिक हत्याकांड भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि 2007 में आपने ये ऐतिहासिक विरासत को एक ऐसे हाथों में दे दिया जो घड़ियाल बनाता था, जो जिनका मूल काम है इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का, उनको आप 140 साल पुरानी एक विरासत को दे रहे हो। 2 बार उन्होंने रिनोवेशन के नाम पे इस ब्रिज को बंद किया। अभी 3 दिन पहले ही जब 2 करोड़ का खर्चा करके जब वो बोल रहे हैं कि अब ये 8 साल तक ये ब्रिज टूटेगा नहीं। अच्छा, जब उन्होंने शुरू किया तो पूरे हादसे में गुजरात में जो चश्मदीद लोग हैं, जो बच गए हैं, बाल बाल बच गए हैं, उनसे हमारी बात हुई है। वो लोग बता रहे थे कि ब्रिज के ऊपर उस वक्त कल 6:04 लिखिए, गुजरात में इनको लाभ पांचम का दिन कहते हैं, सब शुभ होता है उस दिन, पर किसी का मंगल नहीं हुआ, किसी का शुभ नहीं हुआ। कुछ लोग जो उस ब्रिज के ऊपर नहीं गए वो बच गए और ये ब्रिज इस तरह से टूटा। एक बार मान भी लेते हैं कि सीएम, होम मिनिस्टर, सब लोग मोरबी पहुंच गए और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत और बचाव का काम शुरू किया, ठीक है, पर 24 घंटे बाद लोगों को सिर्फ 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख नहीं चाहिए। जिंदगी की कीमत 2 लाख, 4 लाख में नहीं होती। 24 घंटे बाद जब एफआईआर होती है तो सब लोगों को पता है कि ये ओरेवा कंपनी
जिनको ये संचालन दिया गया था, जिन्होंने 3 दिन पहले ये क्लेम किया था कि 8 साल तक ये ब्रिज नहीं टूटेगा, तो उस एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है? तो जयेश भाई, कुछ ना कुछ तो सांठगांठ रही होगी ना, कोई अधिकारी सांठगांठ, कुछ सांठगांठ, प्रशासनिक सांठगांठ, ऐसे तो नहीं ऐसी कंपनी को मिल गया होगा। देखो, अगर इनको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था, तो क्या लोकल ऑफिसर्स ये वेट कर रहे थे कि दुर्घटना कब बने? एग्जैक्टली। क्या अगर आपके शहर में, और ये दीपावली त्योहार का लास्ट डे था यस्टरडे, और संडे को काफी भीड़ होती है, अगर मान लो जब मैं ताजमहल में जाता हूं, ताजमहल मान लो कोई प्राइवेट एजेंसी उनका संचालन कर रही है, पर पब्लिक सिक्योरिटी का जिम्मा तो गवर्नमेंट का होता है ना, कि वहां पर जा रहे हैं लोगों। अगर मैं आपको सच बताऊं, ये जो ब्रिज टूटा है ना, हैंगिंग ब्रिज, कैलाश कुमार, इस वक्त हमारे साथ कैलाश भी जुड़ गए हैं, कैलाश कुमार गढ़वी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। एक कमेंट आपका सर, फिर उसके बाद सर मैं आपके पास आऊंगा। नितिन जी, कैलाश कुमार जी। नमस्कार। आज इतनी दुखद और दर्दनाक घटना गुजरात मुई पे खासकर मोरबी शहर में घटी है, इसके लिए मृतक आत्माओं को खूब खूब श्रद्धांजलि। मगर इन सब के लिए दोषी कौन, एक ऐसा प्रश्न है जिसकी चर्चा समस्त गुजरात में, समस्त भारत में हो रही है। और मेरे हिसाब से इन सब के लिए जो मुख्य दोषी है वो है भारतीय जनता पार्टी, गुजरात सरकार का। गुजरात में विकास का ऐसा मॉडल, जिस मॉडल का उपयोग करके आज तक उसने खुद की मार्केटिंग और खुद के राजनीतिक कैरियर को चमकाया है। गुजरात में इनकी स्टाइल ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ प्राइवेट कॉर्पोरेट के साथ मिलकर, प्राइवेट कंपनी से मिलकर के कोई भी प्रोजेक्ट की जवाबदारी उनको दे देते हैं। उनको कोई टेक्निकल दूसरे टाइप का कोई टाइप का हेल्प करने की जगह मात्र उनका किस तरह से बड़ा इमेज हो उसका उपयोग करते हैं, और वो इमेज का उपयोग करके ये लोग खुद की पॉलिटिकल इमेज और पॉलिटिकल फंडिंग क्रिएट करते हैं। ये बड़ा कॉर्पोरेट उस शहर का है, मोरबी का, इसको उन्होंने ये काम जिस कंडीशन में दिया हो, वो कंडीशन में पर्पस नहीं था कि इलेक्शन से पहले ये पुल ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो मोरबी शहर वाले को पता है कि देखो हमने इलेक्शन से पहले इतने समय से बड़ा पुराना पुल हमने खोल दिया और लोगों को उसको छूट दे घूमने के लिए। और बात यहाँ तक है कि जो कंपनी और कलेक्टर ने कहा कि इस पुल की पोजीशन ऐसी नहीं है कि अभी हम चालू कर सकते हैं, मैंने फोर्सफुली इन्होंने पहली दिवाली के बाद पहले दिन इन्होंने खोल दिया। आप सब जानते हो कि गुजरात में हमारे यहाँ नए साल पे बड़े पैरे लोग घूमने जाते हैं, बड़े लोग टूर करते हैं, तो 7 दिन तक एक टाइप की छुट्टियों का माहौल होता है। इस माहौल में लोग आके देखें और कहें कि वाह क्या बात है, नरेंद्र भाई मोदी ने इतना अच्छा पुल गुजरात को दे दिया। बस इस राजनीतिक नहीं कैलाश भाई, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आपने शुरू की कि बीजेपी के मॉडल जिसके जो है वो दोषी है। हनुमान जी भी जो है इसके लिए कह रहे हैं कि गुनहगारों को तलाशना होगा। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं कि इसके पीछे ये तो बिल्कुल मौत का मामला, हत्याकांड का मामला है। किस तरीके से इस तरीके से जान जा सकती है। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा इससे बड़ा है। मेरा सवाल ये है कि तेरी पार्टी मेरी पार्टी, क्योंकि राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं, होने से क्या सिर्फ हम इस जिम्मेदारी से बच सकते हैं? क्योंकि ये पूरा कम से कम ये 10 साल का अगर मैं पढ़ने बैठूंगा, अगला आधा घंटा इसी में बीत जाएगा। यहां पर बीजेपी शासित राज्य की सरकारें भी रही हैं, कांग्रेस की सरकारें भी हैं, लेफ्ट की भी हैं, केरल भी है। कहां कहां पुल टूटा है, कहां कहां कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, रखरखाव हो नहीं रहा था, कैसे वो जर्जर हालत में था, कहां निगम की जिम्मेदारी थी। तो मेरा सवाल इससे बड़ा है कि क्या हम सवाल पूछ करके सिर्फ और सिर्फ मौन हो जाएंगे? असली गुनहगार है कौन, वहां तक पहुंचना हमारी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, बनिस्बत इसके कि हम सिर्फ इसमें राजनीति ढूंढें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आपसे शुरू करूंगा सर। इसके पीछे असली वजह क्या है, आपके पास आऊंगा। पब्लिक है सब जानती जारी है। मोरबी हादसा और आखिरकार इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? वो सिस्टम आखिरकार इनको निकल गया, या फिर इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसका हम सबसे पहले रुक कर लेते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है, अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया है। इससे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी क्योंकि पानी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मटमैला था, नीचे कीचड़ था, दलदल था, इस कारण भी दिक्कत आ रही थी और फिलहाल इसे रोका गया है। इस वक्त हमारे साथ मनीष देसाई हमारे साथ जुड़ गए हैं उसी जगह से। मनीष, इस वक्त क्या अपडेट है? क्योंकि जब आपकी हमारी बात हुई थी अभी पीछे, आपने कहा था कि अब भी 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश की जा रही है जो हो सकते हैं। अब उसके बारे में कोई अपडेट आया या फिलहाल इसे विराम दिया गया है?
बिल्कुल, देखिए कल शाम से जो रेस्क्यू वर्क चल रहा था अभी उसको विराम दिया गया है। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम, फायर की टीम, वो सारे रेस्ट मोड में आ गए हैं। उनको ये आदेश दिया गया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और कल शाम से ये लोग लगे थे, थोड़ा अंधेरा भी होने वाला है। दूसरी चीज़ ये भी है कि पानी का लेवल जो है वो कल सुबह तक काफ़ी कम हो जाएगा, ऐसा अनुमान है, क्योंकि जो दीवार बनाई गई थी जिसे तोड़ने का काम चल रहा था वो अभी भी जारी है। और जब और एक बार दीवार में छेद किया जाएगा बड़ा सा, या वहाँ पर इतनी जगह बन जाएगी कि पानी निकल सके, तो कल सुबह तक ये उम्मीद की जा रही है कि पानी का लेवल काफ़ी कम हो जाएगा और इसके कारण रेस्क्यू का काम जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। कल सुबह 9 बजे से वही सारी टीम जो है वो रेस्क्यू में यहाँ लग जाएगी। और फिलहाल क्या अब तक जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें क्या जा रहा है? ओरेवा कंपनी से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, देखिए जो दोषित लोग थे ऐसे 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और पुलिस जो है उन्होंने 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 2 भाई है जिन्होंने ये पूरे ब्रिज का मरम्मत किया था, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। धांगध्रा गांव के दोनों भाई है, उनको अरेस्ट किया गया है और 9 लोग और है जो टिकट काटने वाले लोग थे वो भी उसमें शामिल है, क्योंकि उनको सबको लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अभी 6 बजे जो है रेंज आईजी राजकोट के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और पूरी डिटेल बताएंगे कि 9 लोग कौन कौन है और किस चार्ज में किनको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी एक बात तय है कि 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है इस मामले में। हादसे के 24 घंटे हुए और इस बीच ये बड़ा कदम पुलिस की तरफ से उठाया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष देसाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सब एक बार फिर से हम चूड़े में आते हैं। जिस तरीके से जिक्र किया गया 9 लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है नितिन अग्रवाल जी। उसके बाद जयेश जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन नितिन जी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस प्राइवेट कंपनी से जुड़ी, लेकिन उस कंपनी को किसी ने ठेका दिया होगा, उस नगर निगम के कोई अधिकारी होंगे उसमें शामिल जिसने जो है सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया, या उससे पहले जारी होता रहा होगा तो उसमें सेफ्टी नहीं होगी। और ये ऐसा नहीं कि एक जगह पर ये नेक्सस है, भले पश्चिम बंगाल का हादसा देख लूँ, महाराष्ट्र देख लूँ, गोवा चला जाऊँ, पश्चिम बंगाल चला जाऊँ, इससे पहले साल दर साल ऐसे हादसे हैं जिसमें अगर आप नीचे तक आइए एजेंसी या फिर जो तमाम लोग होते हैं उन तक कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन असल में जो है ये नेक्सस टूटता कहीं लगता नहीं। तो ऐसे में गुनहगार कौन? नहीं सचिन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुनहगार मैं कहूँगा कि इसमें एक एजेंसी नहीं है, काफ़ी सारी एजेंसीज़ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और काफ़ी सारी एजेंसीज़ कलेक्टिवली इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई भी ब्रिज बनता है सर, कोई भी बिल्डिंग बनती है, उसमें इतने ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर्स लिए जाते हैं और उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, इतने ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस के हिसाब से डिज़ाइन करने के बाद भी उसमें इतने सेफ्टी फैक्टर्स लिए जाते हैं कि हादसा होने का चांस नहीं होता। अगर हादसा होता है इसका मतलब बहुत सारी जगह नज़रअंदाजी करी गई है और इसके प्लानिंग में भी नज़रअंदाजी करी गई है, इसके मेंटेनेंस में भी और इसके जो ऑपरेशंस हैं उसमें भी। अब सर सबसे ज़्यादा अभी जो बोला जा रहा है कि ओवर कैपेसिटी हो गया, 100 के लिए था और 500 आ गए। सर पहली बात तो किसने उसको कहा कि ये 100 के लिए डिज़ाइंड है तो पब्लिक के लिए खोलने के लिए सेफ़ है? क्या वहाँ पे देखा गया कि कितने लोग आ रहे हैं वहाँ पे पिछले दिनों? क्या 100 लोग आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं? हो सकता है आज 500 आ रहे हैं, पहले भी 500 लोग आ रहे हों और पहले हो सकता है किसी वजह से रुक गए हों। तो ये नज़रअंदाजी आज की नहीं, बहुत पुरानी चल रही है। और दूसरी बात 500 लोग, सर मैं टेक्निकली बोलना चाहूँगा कि इसका जो एरिया है लंबाई चौड़ाई में गिना अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3000 स्क्वायर फीट है। सर 500 लोग इस पे आ नहीं सकते क्योंकि 2.25 बाई 2.25 फुट के लिए एक आदमी होगा। तो ये उसमें मुश्किल से अगर मैं टेक्निकली देखूँ 200-250 लोग आ पाएंगे, और अगर 200-250 लोग भी आ पाएंगे और 100 की कैपेसिटी के हिसाब से था तो भी सेफ्टी फैक्टर्स के हिसाब से 200-250 लोग उसमें टूटना नहीं चाहिए था सर। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे नेग्लिजेंस बहुत सारी एजेंसीज़ की है, प्लानिंग एजेंसीज़ की भी है, उसके बाद जिसने मेंटेनेंस किया उसकी एजेंसीज़ इसका मतलब इसकी मेंटेनेंस तो कंप्लीट हुई नहीं थी ना। मेंटेनेंस कंप्लीट हुई नहीं। मेंटेनेंस कंप्लीट हुई होती तो कम से कम वो भार सहता, जैसा आपने कहा। इसका मतलब मेंटेनेंस कंप्लीट नहीं हुई थी, उसमें भी धांधली हुई, सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ था, आनन फानन में जल्दी में जो है इसको लेकर के खोल दिया गया। इसका मतलब तो फिलहाल यही नजर आ रहा है। ज्येष्ठ यही तभी ले ज्येष्ठ साहब इसी का जिक्र आप कर रहे थे,
लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि 5 दिन बाद तो वहां पर नगर निगम का बयान जरूर आ जाता है कि सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। जो कबीर हैं वो अधिकारी जो सामने कह देते हैं मैं वहां पर मौजूद नहीं था, बिना हमारी मौजूदगी के कंपनी ने इसे खोल लिया। लेकिन 5 दिन तक वो चल तो रहा था। बता रहे हैं कि इनकी अरेस्ट किया गया है, उनको राउंड अप किया गया है, और 9 लोगों को करने से क्या होता है? ये तो सब छोटी मछलियां है। इतना बड़ा ब्रिज है, जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वही अथॉरिटी है। अगर वही इनका वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला भी वही है, किसको टिकट काटने के लिए बिठाना है? अगर आप कंपनी चलाते हो तो सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर आप किनको डिप्यूट करते हो? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई टिकट काटने वाले को बिठा देता है कि आप टिकट काटो और मर्जी पड़े उतनी काटो, उनका क्या दोष है? आप मैनेजर को बिठाते हो, क्या आपने मैनेजर को बताया था कि सिर्फ 100 लोगों को ही टिकट काटना है? आप मान सकते हो कि जो मालिक है, जो ओनर है, जो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि 8 साल तक ये ब्रिज नहीं टूटेगा, तो वो किस हिसाब से ये गारंटी दे रहा है? उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? फोटोग्राफ्स उनके छपते हैं, सारे रील्स उनके बनते हैं, गवर्नमेंट के साथ वो डील करता है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी आदमी की होती है जो अथॉरिटी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और दूसरी ये बात है कि गवर्नमेंट ने जिनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिनके साथ एमओयू किया था, तो गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किन शर्तों के साथ आपने ये पूरी जो विरासत है ये इनके हाथ में दे दी है, जिनके ऊपर सैकड़ों लोग गुजरने वाले हैं। क्या गवर्नमेंट के पास, अगर उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो गवर्नमेंट का क्या रोल बनता है? मोरबी तो एक छोटा सा शहर है। आपके गांव में अगर इतना बड़ा इनॉग्रेशन 3 दिन से हो जाता है, तो आपके कोई सेक्शन ऑफिसर्स या तो इंस्पेक्टर्स नहीं होते जो देख रहे हैं कि इतना बड़ा ब्रिज है, वो इतने दिन से चल रहा है? और इनके पहले देखो, इनके पहले भी यहां से जो आर्किटेक्ट ने बताया वो सही है, ऐसा चल रहा था। पूरे देश में, पूरे गुजरात में ऐसा चलता है। कितने रोड टूट जाते हैं, अगर दुर्घटना होती है तभी हम हंगामा बचाते हैं। एग्जैक्टली। पर काफी लोग, छोटे मोटे लोग तो, छोटी मोटी संख्या में तो लोग मरते ही रहते हैं। वो भी इन्हीं लापरवाही के जिम्मेदार की वजह से मरते हैं। तब कोई आवाज नहीं उठाता। ये ब्रिज के ऊपर अगर कोई एक लाइफ जैकेट भी नहीं था वहां पर। आपको मैं बताऊं, अब ये जो बातें हो रही है कि बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, इतने मिनिस्टर्स आ गए, इतने सब एनडीआरएफ को बुलाया, सब आर्मी वालों को बुलाया, सबने बढ़िया काम किया, पर वो लोग कब पहुंचे थे? मोरबी कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट में पहुंच जाओ। ऐसी सिचुएशन में तो रेस्क्यू तब हो सकता है जब इमीडिएटली आपके पास जो साधन सरंजाम होते हैं। और जब आप इतना बड़ा ब्रिज चला रहे हो तो आपके पास कम से कम बोट्स होनी चाहिए, आपके पास लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए। कुछ नहीं था सर वहां पर। मोरबी के लोगों को सलाम कहता हूं, मैं तो बता रहा हूं कि मोरबी के लोगों को सलाम करना चाहिए कि जिन लोगों को तैरना नहीं आता था वो लोग जहां तहां से कुछ भी ढूंढकर पानी में कूद पड़े, उन्होंने कुछ बच्चों को बचाया। मोरबी के लोगों को सलाम करना चाहिए कि वो लोग वहां उमट पड़े और सब लोगों को सिविल हॉस्पिटल तक पहुंचाया। उस छुट्टी का दिन था, फिर भी लोग वहां दौड़ दौड़ के आए। क्यों? ये एक ऐसा शहर है जिन्होंने ऐसी ही होनारत 1979 में देखी थी। तो उस वक्त कोई नहीं था, कोई एक भी लोगों को एयरलिफ्ट करके बचाया नहीं गया है। सब राजकोट से लोग पहुंचे, कच्छ से लोग पहुंचे, सब अलग अलग जगह से पहुंचे। पर आप एक बार सोचिए, पानी में अगर कोई आदमी डूब रहा है तो क्या वो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, कितने मिनट? उनके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होती है। तो जब ये ब्रिज बनता है तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अथॉरिटी को यह देखना चाहिए कि वहां लाइफ जैकेट्स कितने हैं, वहां पर बोट्स कितनी है, अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो वहां स्विमर्स कितने हैं, रेस्क्यू करने वाली एक टीम वहां पर खड़ी रहनी चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि सर ऐसे में तो सबसे पहला सवाल और सबसे पहली कार्रवाई तो अथॉरिटी पे होनी चाहिए, ऑफिसर्स पर होनी चाहिए, अधिकारियों पर होनी चाहिए। राकेश त्रिपाठी, ठेकेदार को पकड़ के, टिकट काटने वाले को पकड़ के, और जो कंपनी चला रही है उसको पकड़ करके क्या करेंगे भाई? जिसकी नाक के नीचे चल रहा है, और ये सभी राज्यों के लिए जिसकी नाक के नीचे ये पूरा जो मैं तो ये कहूंगा मौत का खेल चलता रहा, तो वहां पर तो सबसे पहले कार्रवाई वहां से होनी चाहिए ना, जहां से ये मौत का खेल शुरू हो रहा है, ना कि जहां खत्म हो रहा है। इस सत्य मैंने इस बात को पहले भी कहा था, मैं इस बात को दोहराऊंगा। बात जो नितिन जी ने उठाई है, इस पूरे पहलू की अलग अलग जांच होगी और ये जांच के पहलू में जरूर शामिल भी होगा क्या पुल के मेंटेनेंस में कोई कमी थी, पुल के मैकेनिज्म में कोई समस्या थी, या इसको बिना तैयार किए ही खोल दिया गया था, क्या संख्या के प्रबंधन में किसी प्रकार की जो समस्याएं थी उसके लिए जवाबदेही किसकी थी? ये अलग अलग प्रकार के कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब आपको एसआईटी सवालों के जवाब तो 134 लोगों की जो मौत है वो अपने आप दे रही है
कि वहां पर कोई सुरक्षा अधिकारी मौजूद नहीं था, वरना वहां पर लोगों को बचाया जा सकता था। वहां पर लाइफ जैकेट नहीं थी, वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, वहां पर कोई गार्ड्स नहीं थे, वहां पर कोई रोकने वाला नहीं था, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे। ये सवालों के जवाब तो खुद दे रहे हैं ना, और ये किसके अंडर आते हैं? जैसे वो कह रहे हैं कि कोई सेक्शन अथॉरिटी नहीं थी, कोई सेक्शन ऑफिसर ने उससे पहले इंस्पेक्ट किया कि नहीं किया था। ये जो बेसिक चीजें हैं उसके लिए तो सबसे पहले आप अथॉरिटी को ही पकड़ेंगे ना सर। मैं बिल्कुल सचिन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। निश्चित तौर पर जिनकी जवाबदेही जो भी जांच के दायरे में रहेंगे, जिनकी जवाबदेही निकल के आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। कोई कार्रवाई के दायरे से बचेगा नहीं। ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि कोई बड़ा अधिकारी है या कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है तो उसको कोई शेल्टर मिलने वाला है। लोगों की जान गई है और लोगों की जान जाने के मसले पर हम कोई लिपापोती नहीं होने देंगे। जिनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए उनकी निश्चित तौर पर जवाबदेही सुनिश्चित होगी और उनकी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। उनको किसी प्रकार के कोई बख्शने का सवाल ही नहीं बनता है। किसी को राजनीति करने का उस पर अवसर भी नहीं दिया जाएगा कि किसी को इस बात में अवसर मिले कि कोई राजनीतिक आकर के इस पे मुद्दा बना सके। मैं इस बात को फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अभी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी ये थी कि जो भी वहां पर कैजुअलिटीज हुई है उनकी डेड बॉडीज को निकाला जा सके, और सरकार ने अपने इस दायित्व को निभाने के लिए जितनी तत्परता चाहिए थी वो पूरी तत्परता के साथ सरकार ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है। जो दोषी हैं उन दोषियों पर कार्रवाई भी आपको समय पर होते हुए दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अनुमाचार्य, फिर उसके बाद आता हूँ राकेश भाई। इसके पहले कि आप मुझ पर कोई उंगली उठाए, मैं आपको एक बात कह दूं कि फौज से आती हूं, असामयिक मौत का दर्द समझती हूं। तो आप मुझे ये मत कहिए कि मैं चर्चा राजनीति के लिए करूंगी। मैं दिल से चर्चा करती हूं और मैं चाहती हूं आप मेरे साथ मिलकर ये सवाल पूछें कि क्यों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन के एक हफ्ते के अंदर टूट जाता है, उसकी जांच कहां तक पहुंची, किसे सजा मिली, क्यों नर्मदा नदी पर बना हुआ पुल एक साल नहीं बन पाता और दरक पाता है। नहीं, आपको तथ्यात्मक जानकारी नहीं, आप गलत तरीके से तथ्यों को मिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों हमारी पूरी जनता जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष टैक्स से और महंगाई से जूझकर जिन चीजों के लिए पैसे देती है वही चीजें उसको ठीक से बन के नहीं मिलती और उनको अल्टीमेटली खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्यों प्रधानमंत्री ऐसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अनुमा आचार्य जी किसी निर्णय तक पहुंच गई है क्या इन्होंने कोई टेक्निकल इंस्पेक्शन कर लिया है? ये किसी निर्णय तक पहुंच गई है कि बनाने में उसके मैकेनिकल कमी थी या उसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता की कोई कमी थी? क्या आप टेक्निकल मुआयना कर चुकी हैं? क्या आप टेक्निकल एक्सपर्ट हैं? क्या आप इंजीनियरिंग एक्सपर्ट हैं? चलिए, मैं मत करिए अनुमा जी। आप बिना किसी जांच के निष्कर्ष के आए ये कह देना इसकी टेक्निकल कमियां थी, इसके मेंटेनेंस में कमियां थी। नहीं, मैं ये मत करिए भाई। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि अगर जांच में निकल के बातें आती हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई। आपने मुझसे पूछा है, आपने अगर उनको इशारा किया है कि वो बीच में बोलते रहे लगातार, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ मेरे को तो सारा सर्टिफिकेट आपसे ही मिल रहा है। आपने अगर इशारा किया, आप अगर कहें मैडम। सचिन जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप मेरे साथ ये सवाल पूछिए, आप मुझे चर्चा में खारिज करिए, शामिल करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों के जो मुद्दे हैं उनको चर्चा के बलि मत चढ़ाइए। उन तक ये उस पर तब तक आप ध्यान बनाए रखिए जब तक कि उसकी सजाएं नहीं मिलती उन लोगों को, उन गलत लोगों को जो सत्ता के नाम पर वहां बैठकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक बात और, अच्छा हुआ कि सेना आई, अच्छा हुआ एनडीआरएफ आई, लेकिन गुजरात मॉडल इतना अक्षम है कि आसपास, जैसे नितिन जी ने कहा, वही सवाल है मेरा भी कि क्यों नहीं वहां इतना बड़ा एक पुल था जिसके आसपास इतनी बोट्स और इतनी सुविधा होनी चाहिए कि लोगों को वहां पे कम से कम थोड़ा बहुत तो बचाया जा सके। अच्छा हुआ सेना आई, सेना हमेशा आती है और ये मैं इसका मुझे गर्व रहेगा हमेशा। लेकिन सचिन जी, ये सवाल जो है ना, इनको नहीं पीछे छोड़ना है हमें। सरकार को जनता टैक्स देती है, लेकिन मैम मुझे भी एक बात बताइए ना, मैम मुझे भी एक बात बताइए ना, मैं क्यों ना ये सवाल पूछूं? मैं कह रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, कि हम बाकायदा सरकार को हटाने के लिए साथ खड़े हो जाएंगे, तमाम चीजें खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम, क्योंकि हम मतलब आप, राकेश जी या और कोई जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो जनता के सवाल उठाते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस गवर्न स्टेट में कोई हादसा हो गया तो उसके लिए जो पार्टी विपक्ष में बैठी, मैं इसलिए इनको भी कह रहा हूं, वो पार्टी भी कहेगी नहीं वहां पर जो है कांग्रेस की जो एजेंसी है उसको ठेका नहीं, अगर वो दूसरी है तो दूसरे के लिए बैठी। हम क्यों नहीं एक मुश्त होकर के, ये जो पूरा नेक्सस बना हुआ है, ये तमाम राज्यों में ऐसे पुल टूटते हैं, रख रखाव के लिए जो है करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं, कैसा मटेरियल यूज किया जाता है, कैसे ठेके दे दिए जाते हैं, हम क्यों ना इकट्ठे होकर के मैम उन गुनहगारों को ढूंढें? हम क्यों राज्य दर राज्य सिर्फ पार्टी ढूंढते हैं? मैं ये कह रहा हूं मैम, आप जरूर सरकार पर सवाल उठाइए, सरकार से इस्तीफा मांगिएगा। सचिन जी, पार्टी की शुरुआत आप कर रहे हैं, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसमें बताइए कहीं मैं और पार्टी की बात कर रही हूँ?
जितनी भी कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो जहां पर भी कार्रवाई तुरंत होती है, क्योंकि हम जानते हैं हम तलवार की धार पे चल रहे हैं। लेकिन जब हमें उस सरकार से सवाल पूछने होते हैं तो आप लोग उस समय एक मॉरल स्टैंडिंग ऐसी दिखाते हैं कि वो सवाल जो आपको पूछना चाहिए, जो हमें पूछना चाहिए, हम वो भी ना पूछे। हम एक वैलिडिटी के लिए एक चर्चा कुछ आयोजित करें और उसमें एक कहानी खत्म कर दें। प्लीज ये मत करिएगा। इन सवालों में मुझे शामिल करिए, हमारी पार्टी को शामिल करिए, खारिज करिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को शामिल रखिए और उसके अंत तक, जहां तक ये कंक्लूड नहीं होती वहां तक लोगों के साथ रहिएगा। ये आपसे उम्मीद करते हैं सचिन जी। बहुत बढ़िया मैम। मैं एक बात मैं अनुमा जी को बहुत आग्रह के साथ कह रहा हूं, आप लगातार ये सवाल पूछते रहिएगा और तब तक पूछते रहिएगा जब तक इस सवाल का सम्यक समाधान न मिल जाए, जब तक दोषियों पर कार्रवाई ना हो जाए। अब बिल्कुल सवाल पूछते रहिए, लेकिन क्या ये सवाल पूछने का उचित समय है? ये समय अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी प्रकार की कोई खामी है, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई खामी है तो निश्चित तौर पर आप सवाल पूछिए। अभी सवाल पूछने का समय था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या किसी प्रकार की कोई हिला-हवाली बरती जा रही है, क्या सरकार क्या एक्शन करने में किसी प्रकार की कोई खामी बरत रही है? अगर सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई कमी है तो निश्चित तौर पर आपको सवाल पूछना चाहिए। सरकार से आप कुछ समय के बाद सवाल पूछिएगा। अगर एसआईटी की जांच की रिपोर्ट में हम लोगों को बचाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल पूछिएगा। आपको बिल्कुल स्वागत करेंगे इस विपक्ष के तौर पर जागरूकता से आपको सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल जनता के लिए जरूरी है। लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिला रहा हूँ कि अनुमा जी आपके लिए ऐसा कोई सवाल हम नहीं छोड़ेंगे जो आपको उठाने की जरूरत पड़े, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक संवेदनशील प्रधानमंत्री है जो इस तरह की मौत के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति को बख्शने वाला नहीं है। आप इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए, कहीं कोई संशय मत रखिए। देश की सरकार इस पूरे मामले को लेकर के जिस संवेदनशीलता के साथ है, आप राजनीतिक लोग सीखिए। आपको लगता है कैलाश जी मुझे एक बात बताइए ना, फिर आपकी नजर में अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, आपकी नजर में फिर त्वरित इंसाफ है क्या? सबसे पहले एक बात बता दो, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ये स्टूडियो में बैठ करके रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं ना, वो खरा अर्थ में जो बच्चे डूबे उसका रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे बीजेपी का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। बीजेपी इन मौत के लिए जवाबदार है गुजरात में। सब आज की बात नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे और बिल्डिंग में आग लगी और वहां से बच्चे कूद कूद कर मर गए। उस समय यही सातवारा दे गया और उसके बाद क्या हुआ? आज तो उस जांच में कोई आदमी जेल में नहीं गया और कोई से कहीं पहुंचाया नहीं गया। उसी तरह से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 75 लोग नकली दारू के केस में, लट्ठाकांड में मर गए। उन मौत के आरोपी कहां क्या पोजीशन में? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार गुजरात में मात्र और मात्र खुद का राजकीय मार्केटिंग के लिए ऐसे इवेंट करती है जिससे उसको लाभ मिले। ये आप समझो, कलेक्टर ने मना किया था कि हम ये चालू नहीं करेंगे पुल, उसके बाद भी गांधीनगर में कौन है? पूछो उनसे जरा, बीजेपी के प्रवक्ता से। गांधीनगर में सरकार नहीं है, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर गुजरात की सरकार चला रहा है और वो अधिकारी ने ये आदेश किया होगा तभी ये काम हुआ है, क्योंकि ये पुल खुलने से उनको पॉलिटिकल मार्केटिंग मिला था। आप इस न्यूनता तक मत जाइए कैलाश जी, इस न्यूनता तक मत जाइए। आपने जिस तरह से निर्णय सुनाना शुरू कर दिया, जवाबदेही तय करना शुरू कर दिया, आप लगता है कि किसी भी एसआईटी पर कुछ आपको मिला हुआ है, इसलिए आप तुरंत निर्णय तक पहुंच गए कि किसने फोन किया, किसके टेलीफोन से शुरू हुआ, कौन किसके लिए षड्यंत्र बुन रहा था। क्या आप इस निष्कर्ष तक पहुंच गए हैं कि ये षड्यंत्र तय किया गया था क्या? ये बात नहीं करते। अरे गुजरात में मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे मरे गुजरात में, मेरे भाई बहन पानी में डूब गए। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो स्टूडियो में बैठे हुए हो और वहां से बैठ के प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर इस समय कोई खामी है तो निश्चित तौर पर आप सवाल उठाइए, आपके सवालों का समाधान किया जाए। ये निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही है कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन को त्वरित गति से लेकर के आगे बढ़े। लेकिन अभी इस समय जवाबदेही किसी को निश्चित नहीं हो गई, इस पर अगर लेकर के सवाल उठा रहे हैं, मैं मानता हूँ ये सवाल अभी इस समय के लिए वाजिब नहीं है। आप बिल्कुल सवाल उठाइएगा, एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, आप जांच। 30 सेकंड, अनुमा जी भी कुछ कहना चाह रही थी क्योंकि स्काइप से था इसलिए ऑडियो पूरा नहीं आ रहा था। अनुमा जी भी कुछ कहना चाह रही थी। 30 सेकंड में उनको भी सुन लेता हूं, फिर लास्ट कमेंट नितिन जी का लूंगा। 30 सेकंड अनुमा जी। सिंगल इंजन हवाई जहाज को लेकर आपसे बात करते करते चंदौली का पुल टूट गया, ये भी एक न्यूज चल रही थी और आपके कैप्शन आ रहे हैं कि सियासी रोटी कौन सेक रहा है। प्लीज ये मत करिए, ऐसा मत करिए, कोई नहीं सेक रहा। आप सबके ट्वीट देख लीजिए, सबका सब निकाल के देख लीजिए,
सिर्फ जवाबदेही पूछी जा रही है। कहीं पर भी कोई मोदी जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल के पुल की जब घटिया भाषा में बात की थी, ऐसा कोई नहीं कर रहा। कोई इतना सस्ता और ओछा नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि 24 घंटे बीते हैं और प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगे, उससे खुद ही पता लगता है मैम की राजनीति कौन कर रहा है या फिर कौन नहीं कर रहा है। खैर ये तो जनता को डिसाइड करने दीजिए। लेकिन नितिन जी मुझे एक बात बताइए, कब तक हम सिर्फ इसी चीज पर रोना रोते रहेंगे कि देश की राजनीति में लोगों की जाने जाती रहेंगी, कि रेल हादसों से लेकर पुल हादसे तक सिर्फ एक दूसरे की जो है वो पार्टी को हम ब्लेम करते रहेंगे, लेकिन असली जो गुनहगार है वो छूटते चल जाएंगे। लास्ट कमेंट। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत रखता हूं और मैं कहूंगा सर अभी भी टाइम है कि इस हादसे से हम सबक लें और राष्ट्रीय स्तर पे जो इस तरह के और पुल या पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो पब्लिक के लिए खुली हुई हैं और जो एडवेंचर के लिए हैं, उनका भी हम इस टाइम एक ऑडिट करवाएं और देखें कि क्या वो सेफ़ है। कहीं ऐसा ना हो कि सर ये घटनाएं बढ़ती जाएं और फिर हम अपनी जो एक टूरिज़्म की जो हमारी जो इंडिया में राष्ट्र स्तर पे लोग बाग जाते हैं वो कहीं पुरानी बिल्डिंग्स में जाने से घबराएं। तो हम सर अब इस बात से हम सचेत हों और आगे एक ऑडिट करवाएं सर राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह कम से कम राष्ट्र हित में इतना तो हम ज़रूर कहना चाहते हैं, आप किसी भी पार्टी से आते हो, किसी भी आइडियोलॉजी से आते हो, कम से कम एक 24 घंटे का मौन, एक 24 घंटे का तो कम से कम अपना आइडियोलॉजी को छोड़ करके एक संवेदना ज़रूर उन परिवारों के लिए रख लिया कीजिए, या सभी रख लिया कीजिए कि कम से कम इतना वक्त तो होता ही है कि उसके बाद राजनीति सारी उम्र चलती रहेगी, वो किसी भी पार्टी की भी हो। आप सवाल उठाइएगा, हम साथ खड़े रहेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं लगता। लेकिन फिलहाल कम से कम आज के दिन तो वक्त यही है कि ये जो इतनी मौतें हुई हैं उसका गुनाहगार खोजा जाए, फिर उसके बाद जवाबदेही भी उसी ही तरीके से, उसी ताल ठोक के, उसी तरीके से पब्लिक के सामने तय की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। पब्लिक है सब जानती है।